वसीम फिरोज के पास गेंद आउट लेफ्ट पोजीशन पर। फिरोज का क्रॉस कमर इब्राहिम के पास खेला, लेकिन इससे पहले क्रॉसिंग हुई सेंटर। वहाँ बड़े बड़े नाम आते थे, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, हनीफ खान, तनवीर डार साहब आते थे। वहाँ पे बहुत अच्छे लेजेंड लोग आते थे। उनको देख के एक शौक पैदा हुआ। हॉकी भी खेलते थे और क्रिकेट भी शाम में खेलते थे गली के अंदर। हम गली की बात करोगे, स्ट्रीट पे हॉकी थी, एहसान की हॉकी थी, वो कहीं खेलते हुए टूट गई बीच में से। तो आप बिलीव करें, वो मैं क्लब गया, मैंने क्लब से, जो वहाँ पे क्लब था पी ईस्ट चेस क्लब, ठीक है ना, वो एक क्लब था जो हॉकी हम डिवीज़न में खेलते थे, ईस्ट वेस्ट साउथ की टीमें बनती थी। तो क्लब उस वक्त ज़्यादा अच्छे थे, वो हमें हॉकी भी सिखाते थे कोचेज़ वहाँ पे, और साथ में हमें गाइड भी करते थे। पर टीम हार गई उनकी, हबीब बैंक PIA कस्टम बड़े नाम होते थे उस ज़माने में नेशनल चैम्पियनशिप में। ये उसमें सारे मेगा स्टार्स खेलते थे, हसन सरदार, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन, ये सारे बड़े बड़े नाम थे जो उस वक्त तक खेले थे। खालिद हमीद को कॉल कर लिया, मुझे ड्रॉप कर दिया। मैं घर में टीवी जब चैनल हमने जब मैचेस आए ओलंपिक के, तो ओलंपिक जीत गया पाकिस्तान। मैंने वाले साहब से कहा मैं तो हॉकी तोड़ रहा हूँ, अब मैं हॉकी नहीं खेलूँगा। मुझे उन्होंने ड्रॉप कर दिया, तो मैं रोया उस वक्त। तो मेरे वालिदा ने कहा अभी तो बेटा फ्यूचर स्टार्ट हुआ है और एक टूर की बात है, आगे आप अभी टीम में इतनी जल्दी आए हो, आप आगे आपका पूरा टाइम पड़ा हुआ है, नहीं कोई ऐसी डिसाइड होने की जरूरत नहीं है। अभी आपने आजमाया नहीं अपने आप को मौसीकी में? अली, ऐसा था कि फादर ने कभी हमें ज़्यादा तरजीह दी कि हम इस फील्ड में ना आए हमारा बच्चा, क्योंकि उस ज़माने में गायकी को बड़ा बुरा समझते थे। सामने हमारा ड्राइंग रूम था, वहाँ वालिद साहब का हारमोनियम, कभी मेहंदी साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, कभी आस्था जी बैठी हैं, हाँ बता रहा हूँ लिटरली, तो कभी नियाज़ अहमद बैठे हैं, सुहेराना बैठे हैं वहाँ पे, तो उस्ताद रईस खान सितार नवाज जो इंडिया से आए थे, कितने बड़े वो रविशंकर के कहते हैं, रविशंकर बल्कि कहते हैं उस्ताद रईस खान थे, जिन्होंने सारी फिल्मों में इंडिया की जितनी फिल्में थी, लता मंगेशकर के पीछे मदन मोहन के कंपोजिशन, नौशाद की कंपोजिशन में वो बजाते रहे। मैंने देखा वाले साहब के साथ राज कपूर की, उनके दलीप साहब के घर में बैठे हुए, राजेंद्र कुमार के घर राज कपूर के साथ बैठे हुए, दलीप साहब के घर में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, ठीक है। दलीप साहब के साथ गाड़ी की बड़ी अच्छी सुनते थे उनको। तो मेरे ताया ने उनको सबसे इंट्रोड्यूस कराया वहाँ, नौशाद साहब सिखा रहे हैं वाले साहब को। सारे इदारे बंद कर दिए, जो हमारी नेशनल चैंपियनशिप होती थी, तो हबीब बैंक, कस्टम, PIA। तो फिर उसका क्या इंटरेस्ट रहेगा प्लेयर का? अब बच्चे की जॉब नहीं है, ठीक है ना, और जॉब एक आपका चाम था कि अगर आप पाकिस्तान से हॉकी खेल रहे हो तो आपकी जॉब भी आपकी, देखिए आपको रोज़ी नहीं मिलेगी तो आप कैसे खेलेंगे। हम बेल्जियम गए थे 90 में, ठीक है ना, तो इस्लाउद्दीन साहब ने कहा जी यहाँ पे हमारे 3 टेस्ट मैच है, वसीम शहबाज सीनियर हमारे कप्तान थे, उन्होंने कहा भाई ज़रा हाथ हल्का रखना इन पे, ये नई टीम बिल्डअप कर रहे हैं, बेल्जियम छोटी सी कंट्री। हम बेल्जियम चले गए, हमने उन पर कोई 18-19 गोल मार दिए, मतलब पहले ही हाथ में मार दिए। तो इस्लाउद्दीन ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप बाहर रेस्ट करें, हम बेंच के प्लेयरों को खिलाएंगे। रात का टाइम था, हम निकले तो वहाँ पे एक कुछ लोग खड़े हुए थे, ठीक है, नाका लगा के, ठीक है ना, उन्हें हमें रोकने की कोशिश की, रोक के पूछते, सवालात पूछते, या ऐसी बात है। वहाँ तो ये था कि आपको पता है कि सीधा स्ट्रेट वे वो छोड़ते नहीं है, सीधा चले जाते हैं, मारने पे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने गाड़ी नहीं रोकी, हम दूसरी आने वाली रोड पे हमने जो टर्न किया तो हम पे फायर किया, तो अल्लाह ने बचाया हमें। हमारे असिस्टेंट खिलाड़ी जख्मी हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अत्तर के आज एक और ख़ास पॉडकास्ट के साथ आज हम मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं अपने उन सितारों को आपके सामने लाने की जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ी जिसे कहना चाहिए खिदमत अंजाम दी है। और अगर हम पाकिस्तान के गिने चुने स्पोर्ट्स को देखें, चाहे वो क्रिकेट है, स्क्वैश है, या हॉकी है, या अदर स्पोर्ट्स हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे सितारे हैं जिनकी खिदमत लाजवाल हैं, जो उन्होंने कौम और इस मुल्क के लिए दी। उन्हीं में से एक सितारा हमारे दरमियान हमारी खुशनसीबी मौजूद है, और हॉकी के अपने टाइम के बहुत बड़े स्टार हैं। अगर के आज हॉकी की हालत ज़ार हम सब के सामने हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ लोग अब हॉकी के हवाले से इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रह लगते, लेकिन हमें वो दौर आज भी याद है। किसी ज़माने में अर्ली 80s में जब मैं छोटा हुआ करता था, तो हॉकी के नाम होते थे हसन सरदार और तौकीर डार, और उसके साथ साथ समीउल्लाह, शहबाज जूनियर, शहबाज सीनियर, और इसी तरीके से और दूसरे हनीफ खान का नाम आता था, और बहुत सारे नाम हमारे
जहनों में, उन्हीं में से एक नाम वसीम फिरोज साहब का था, जो बड़ी ज़बरदस्त हॉकी खेलते थे और माशाल्लाह ना सिर्फ इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लिया बल्कि सिल्वर मेडल भी, जो कि समझ लीजिए पाकिस्तान फाइनल के अंदर जो है वो हारा था, तो गोल्ड मेडल के बजाय सिल्वर मेडल ले सका, तो वो भी ले चुके हैं। और इसके अलावा 300 से ज़ायद मैचेस खेल चुके हैं और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या इनकी खिदमात है। आज उन्हीं से बैठ के बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली। फिरोज़ भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमारी दरख्वास्त पे यहाँ तशरीफ़ लेके आए। घर के आपके पास वाकई वक्त की कमी थी, लेकिन आपकी मोहब्बत कि आप आज हमारे दरमियान आके बैठे। बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे इस टॉक शो में बुलाया आपने, और आज बड़ी अच्छी बातें होंगी और लोगों तक पहुँचे कि क्या हो रहा है हॉकी में और हमने कहाँ से मेहनत की और कहाँ तक पहुँचे। ये बड़ा अच्छा लोगों को, क्योंकि समझना होता है कि भाई ये ऐसी शायद करके निकल आते हैं, नहीं, बड़ी मेहनत होती है, ऐसे नहीं होता। बहुत मारे खाई हैं अली, और पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनना कोई आसान काम नहीं है। करोड़ में आबादी में से आप एक आध देर निकलता है, ठीक है ना, वो फिर पाकिस्तान की सतह तक जाता है। हमने मेहनत की और हमें अल्लाह ने सिला दिया। और मैं तो खैर ये बोलूँगा कि मेरा एक ड्रीम था। मैं जब हॉकी खेला था तो सोचता था कि मैं समी उल्लाह बन के दिखाऊँगा, ठीक है ना। मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, वो सारे माशाल्लाह बिग शॉट हैं, सारे के सारे। वो कहते थे यार छोड़ो, तुम नहीं खेल सकते हॉकी। तो स्ट्रीट से शुरू की थी अली, स्ट्रीट पे जैसे होते हैं, आम बच्चे होते हैं, स्कूल जाना आना, और माँ की तरफ से थोड़ी सी नरमी थी और बाप की तरफ सख्ती थी कि भाई पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, आप खेल की तरफ मत जाओ। मगर आपको पता है, जो अल्लाह को मंजूर हो, खेल की तरफ ज़्यादा पैशन था। वहाँ पे घर के पास ही ग्राउंड था, वहाँ बड़े बड़े नाम आते थे, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, हनीफ खान, तनवीर डार साहब आते थे वहाँ पे। बहुत अच्छे लेजेंड लोग आते थे, उनको देख के एक शौक़ पैदा हो। हॉकी भी खेलते थे और क्रिकेट भी शाम में खेलते थे गली के अंदर। हम गली की बात करोगे, स्ट्रीट पे। तो पाकिस्तान को टच करना ये एक ड्रीम था, और शायद माँ की दुआएं और मेहनत वो रंग लाई कि पाकिस्तान को जो है उसको टच किया और ग्रीन शर्ट पहनी 12 साल पाकिस्तान के लिए, और पूरी दुनिया देखी और नाम भी रोशन किया उस वक्त, क्योंकि एक इतना पैशन था हॉकी का कि हॉकी उस वक्त 3 वर्ल्ड कप लेके आ चुकी थी और ओलंपिक टाइटल भी हमारे पास था। तो छोटा था, जाहिर सी बात है, उस वक्त आपको पता है एक पीटीवी होता था चैनल, और 9 बजे बंद पाकिस्तान पाइंदाबाद, बाकी चैनल नहीं आते थे, ना कोई टेलीफोन का कम्युनिकेशन का इतना था जो आजकल मोबाइल आ गए। तो यही था कि स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, तो आने के बाद फिर शाम में गली में स्ट्रीट के अंदर हम जो थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके 2 पत्थर लगा के और हॉकी खेलते थे। और हॉकी खेलने के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते थे हर संडे। तो फैमिली मेरी क्रिकेट थी, मगर ये था कि हॉकी तो हमारे ख़ानदान में कहीं दूर दूर तक निशानी नहीं था, ठीक है ना, था ही ना, बिल्कुल नहीं था। वालिद साहब ने एक हॉकी दी लाके, उन्होंने कहा जी वो लाके दे रहा हूँ, अगर टूट गई तो फिर नहीं दूंगा मैं। मुझे याद है, ये मैं आज आपको अपनी सच्चाई बता रहा हूँ जो लोग नहीं बताते, आजकल छुपाते हैं। हॉकी दी, एहसान की हॉकी थी, वो कहीं खेलते हुए टूट गई बीच में से। तो आप बिलीव करें, वो मैं क्लब गया, मैंने क्लब से, जो वहाँ पे क्लब था PECS क्लब, ठीक है ना, वो एक क्लब था जो हॉकी हम डिवीज़न में खेलते थे, ईस्ट वेस्ट साउथ की टीमें बनती थी। तो क्लब उस वक्त ज़्यादा अच्छे थे, वो हमें हॉकी भी सिखाते थे कोचेज़ वहाँ पे, और साथ में हमें गाइड भी करते थे। तो वो हॉकी टूट गई। तो उस ज़माने में आपको 150 रुपये की हॉकी एक मायने रखती थी उस वक्त, 80s की बात बता रहा हूँ आपको। तो वालिद साहब का इतना कोई वसीला भी नहीं था, इतने ज़्यादा इनकम भी नहीं थी कि भाई वो दोबारा हॉकी दिलाएं। तो मुझे याद है, मैंने उस हॉकी पे कीले लगा के, ठीक है ना, उसको रैपिंग करके कि ये नज़र ना आए आपको, वो जो कीले हैं वो नज़र ना आए, उस पर मैंने टिपिंग करके उससे हॉकी खेली। अगर मैं हिट मारूंगा, शॉट मारूंगा तो टूट जाएगी। मैं उसको खेला, और फिर वो हॉकी ऐसा था कि वो जब उसमें आवाज़ें आई तो हमारे जो हबीब अली किड्डी साहब ने देखा, और हमारे नजम साहब थे, हमारे कोच थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तुम आपकी हॉकी में आवाज़ें आ रही हैं। तो हबीब अली किड्डी साहब ने मुझे बुलाया, बच्चा इधर आओ। उन्होंने, उनकी गाड़ी 77 की करोला होती थी उस ज़माने में, अच्छा, डिग्गी खोली, हमारे कस्टम में थे वो, उस वक्त कस्टम में सुपरिटेंडेंट थे हमारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने गाड़ी से डिग्गी में से एक हॉकी निकाली, कहने ये लो आप हॉकी और खेलो जाके ग्राउंड पे। तो उस ज़माने में आपको पता है कि नेकेड आई होती थी,
परख लिया करते थे कि यार ये बच्चे में टैलेंट है, इसको निकालना है पाकिस्तान के लिए। वो हमारे उस्तादों में से थे सारे। फिर नजम साहब थे, रियासत साहब थे, फिर बाद में हमारे मुनव्वर जमा जो मरूम लेजेंड पाकिस्तान के, जो मजूर और मुनव्वर की जोड़ी होती थी पाकिस्तान की, जिन्होंने बड़े टाइटल पाकिस्तान को लाके दिए। मुनव्वर जमा ने मुझे देखा, नेकेड आई ने देखा मुझे, वो हबीब बैंक में थे। उन्होंने कहा एक नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी, तो कहने लगे वसीम, ये 83 की बात बता रहा हूँ मैं, 80 से हटा के 83 की। उन्होंने कहा वसीम नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है और हमारा जो लेफ्ट आउट है वो इंजर्ड हो गया है, तो हम क्लब से आपको खिलाएंगे। तो इफ्तिखार सैयद को उन्होंने मेरे पीछे लगा दिया। इफ्तिखार सैयद साहब हमारे मेरे हबीब बैंक में थे, वो भी उस्तादों में से। वो मेरे घर आए बाइक लेके, मैं कहीं छत पे चढ़ा हुआ था, ठीक है ना, छुप गया उनको देख के कि भाई मुझे लेके जा रहे हैं, और मुझे ये ना हो कि वहाँ मुझे कोई शिकायत करे माँ बाप से, ये करें कि भाई ये ग्राउंड नहीं आते, ठीक है ना। उन्होंने मुझे उतरवाया ऊपर से और स्कूटर पे बिठाया और मुझे कहा अपनी किट करो, चलो ग्राउंड चले हम। ग्राउंड में जाके मैंने हबीब बैंक के साथ ट्रेनिंग की। छोटा था मैं, तकरीबन हार्डली 16 ईयर्स का था, ठीक है ना। ये मुझे ले गए नेशनल चैम्पियनशिप का क्वालिफाई कराने के लिए भावलपुर। मैं छोटा सा था बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको, स्पीड बहुत थी और टैलेंट तो आप देख ही लेते हैं, ठीक है ना। जितने हमारे जो लेजेंड होते हैं वो टैलेंट परख लेते हैं कि यार इस बच्चे में टैलेंट है। हुआ ये कि नेशनल चैम्पियनशिप क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, उस वक्त जूनियर टीम के कुछ सिलेक्टर बैठे हुए थे वहाँ पे, जूनियर भी बना रहे थे टीम ना। तो मैं 16 साल का था, 17 में आ रहा था अभी, मतलब मेरा लास्ट ईयर ही था, 16 का 17 मेरी होने वाली थी एज। तो उन्होंने कहा भाई ये वहाँ पे थे सिलेक्टर एडमिरल मुजफ्फर हुसैन साहब, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि ये बच्चा अच्छा है, मुनव्वर साहब से बोला कि इसको आप जूनियर में हम कंसिडर करेंगे, आप नेशनल चैम्पियनशिप तो खेला बच्चा, मगर जूनियर के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। हबीब बैंक में मैं था कॉन्ट्रैक्ट पे। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 500 रुपीज़। नहीं करें यार, 500 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट पे मैं आया था हबीब बैंक में, ठीक है ना। उस ज़माने, ये 1980-82 की बात तो इतनी थी ना, ये भी पैसे बहुत सारे थे। तो उसमें आया पली, तो मुझे उन्होंने ले लिया अपना। इत्तेफाक की बात है, नेशनल चैम्पियनशिप में क्वालिफाई किया तो वो जो आसिम लड़का था वो फिट हो गया। उन्होंने कहा जी आसिम आ गया है, वो तो परमानेंट था हबीब बैंक का, तो आपको हम फिर बुलाएंगे, जूनियर चैम्पियनशिप में आपको कंसिडर करेंगे। अब तो आप नेशनल चैम्पियनशिप पे सीनियर राउंड नहीं खेल सकते। सीनियर राउंड मैंने नहीं खेला, मैं घर बैठ गया। मैंने कहा चलो क्लब से खेलते रहते हैं। वो आसिम चले गया, वह टीम हार गई उनकी हबीब बैंक की। हबीब बैंक PIA कस्टम बड़े नाम होते थे उस ज़माने में नेशनल चैम्पियनशिप में। ये उसमें सारे मेगा स्टार्स खेलते थे, हसन सदार, कलीमुल्ला, समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन, ये सारे बड़े बड़े नाम थे जो उस वक्त तक खेले थे। मजूर हुसैन साहब खेले थे, मुनव्वर भाई भी खेले थे, मुनव्वर जमान साहब। तो ये फिर जूनियर टीम जब हार के आ गया, उन्होंने कहा भाई बस, इफ्तिखार सैयद ने कहा वसीम आपको हम कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट आपका कर रहे हैं, इस पर पेपर पे साइन कर दें। मुझे याद है, मुझे फिर कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट लिया ग्रेड 3 और मुझे जूनियर टीम से उन्होंने खिलाया हबीब बैंक से। ये आते आते एरा कोई 83 की बात जैसी ख़त्म हुई तो 1984 में आपको याद होगा ओलंपिक गेम्स हो रहे थे। उन्होंने मुझे बेबी ऑफ द टीम, मतलब मैं छोटा था, बिरी आतिफ ने देखा मुझे, नूर खान साहब ने देखा। उस वक्त के वो जो एरा था, बहुत पैशन था। उन्होंने कहा ये बच्चा अच्छा है, इसको हम पाकिस्तान टीम के साथ लेके चलते हैं टूर पे। वो मुझे याद है ओलंपिक से पहले हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड और रशिया, ये टूर था, 1 महीने का टूर था। और हम 3 लेफ्ट आउट गए थे, उसमें मैं था, उसमें एक मजूर जूनियर साहब जो हमारे उस वक्त कप्तान थे, उनका छोटा भाई था महमूद, और एक था कासिम खान। हम 3 लेफ्ट आउट गए थे और एक लेफ्ट आउट था सनाउल्लाह, वो उसमें थे अपना एलाइट बैंक में, नहीं UBL में थे, तो उनको भी सेलेक्ट कर लिया था। हम गए, टूर चलता रहा, मैं खेलता रहा, पोलैंड भी खेला, सब खेला। सीनियर्स के हनीफ खान लेफ्ट इन थे मेरे, मजूर जूनियर राइट इन थे, कलीमुल्लाह राइट आउट थे। इतना बड़ा टीम, हसन सदार सेंटर फॉरवर्ड थे, बहुत बड़ी टीम थी। ये जब वापस टूर करके आए तो टीम अनाउंस होती थी, आपको जब PTV एक था, जो भी चैनल नहीं था। जब इन्होंने अनाउंसमेंट की तो मेरा नाम नहीं। मैं जब TV पे देखा तो उसमें आ गया जी खालिद हमीद, जो टीम से ही बाहर थे, जिन्होंने टूर ही नहीं किया था। अच्छा, खालिद हमीद को इन्होंने बुलाया, हनीफ खान से और आतिफ ने हनीफ खान से और मजूर जूनियर साहब से पूछा कि भाई आप कप्तान हो, हनीफ खान आप वाइस कप्तान हो, और आप बताओ कि आपको लेफ्ट आउट कौन सा चाहिए। तो हनीफ खान ने कहा कि नहीं, इसका फ्यूचर कहीं जो है ये भी बहुत लंबा फ्यूचर है, और ये ना हो कि ये ओलंपिक में जाके बच्चा खेल ना पाए, ठीक है। मजूर जूनियर ने भी, इन लोगों ने मेरी सेफ्टी के लिए कि भाई, अच्छा मैं तो डिसाइडेड हो गया कि मुझे ड्रॉप कर दिया, जबकि मेरा फ्यूचर देख रहे थे आगे कि यार वो तो खालिद हमीद तो अभी जूनियर भी खेला है, स्ट्रेंथ भी है, और
पाकिस्तान खेलता, नेशनल चैम्पियनशिप भी खेलता था, पाकिस्तान से भी खेले थे उस वक्त वो। खालिद हमीद को कॉल कर लिया, मुझे ड्रॉप कर दिया। मैं घर में टीवी जब चैनल हमने जब मैचेस आए ओलंपिक के, तो ओलंपिक जीत गया पाकिस्तान। मैंने वाले साहब से कहा मैं तो हॉकी तोड़ रहा हूँ, अब मैं हॉकी नहीं खेलूँगा, मुझे उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो मैं रोया उस वक्त। तो मेरे वालदा ने कहा अभी तो बेटा फ्यूचर स्टार्ट हुआ है और एक टूर की बात है, आगे आप अभी टीम में इतनी जल्दी आए हो, आप आगे आपका पूरा टाइम पड़ा हुआ है, नहीं कोई ऐसी डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे सीनियर ने, सलाउद्दीन साहब ने, मुनव्वर जमान ने मुझे बड़ा, और हनीफ खान ने बड़ा मुझे कॉन्फ्रेंस दिया कि नहीं आप आगे बहुत फ्यूचर पड़ा है। तो अली ऐसा हुआ कि ओलंपिक जीत गया और आगे आने वाला था जूनियर वर्ल्ड कप 1985 में वैंकूवर कनाडा, ठीक है ना, कनाडा जी। मुझे वो टूर तो मैंने एक्सपीरियंस तो मेरा आ गया था ना, एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा था, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था। तो देखिए लड़का जितना खेलता है ना, जितना खेलेगा अपने सीनियर के साथ, मेगा स्टार के साथ, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर खेले थे और मेरा दिल बढ़ा हुआ था और मैं रनिंग थी, मेरे पास कंट्रोल नहीं था। अली रनिंग बहुत थी, स्टैमिना, क्योंकि यंग लड़का होता है, आगे पीछे 100 गज की हॉकी के अंदर, 100 यार्ड की हॉकी पे आपने अटैक भी करना है और डिफेंस भी करना है। और इनकी डांटे ही पड़ती थी ग्राउंड में अंदर ही, क्या कर रहे हो, पीछे जाओ, क्या कर रहे हो, आगे जाओ, अटैक करो। तो वो एक उसके बाद मीटिंग्स होती थी तो समझाते थे सारे के सारे बैठ के कि भाई, नहीं सिर्फ डांटे देते थे या कोई गालियां शालियां, जैसे क्रिकेट के ये अंदर देखें, बड़े बड़े हमारे स्टार्स हैं अगर और कोई चीज़ हो गई, बड़ी बड़ी वो आजादाना गालियां दिया करते थे। और गालियां नहीं थी अच्छा, उसमें कुछ कह दिया, क्या कमीनापन है ये अच्छा, कह दिया, मतलब शराफत वाली गालियां देते थे। बॉल पकड़ो दोबारा, मिस ना करो, ये एक जज्बा देते थे, क्योंकि ग्रीन शर्ट के लिए खेले ना नहीं, बेशक। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कोई आसान काम नहीं था। अच्छा वसीम भाई, हम आपसे और भी बहुत सारी इंशाल्लाह हॉकी के अलावा भी बात करना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले, आपको कौन नहीं जानता माशाल्लाह, आपका जो एक हॉकी का एक बैकग्राउंड है, जिस तरह से आपने माशाल्लाह हॉकी खेली। लेकिन पता नहीं मेरे देखने वाले जो हमारे एरा के या उससे पहले के लोग हैं, उनको शायद पता हो कि इनके जो फादर हैं, यानी वो उस्ताद फ़िरोज़ अख्तर साहब, जो कि अपने वक्त के बहुत ही मायनाज उस्ताद रहे हैं और मतलब उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने अब जी पास हो गए, जी जा चुके हैं दुनिया से। कब इंतकाल हुआ था उनका? ये 2021 में 2021 में उनका इंतकाल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो एक बहुत बड़े उस्ताद रहे और उन्होंने बड़ी गायकी करी, और इंडिया के अंदर जिस वक्त गए तो उनको बड़ा सराहा गया माशाल्लाह। क्या लता मंगेशकर और रफ़ी साहब, नौशाद साहब, और पता नहीं अनगिनत कितने स्टार्स हैं जो बॉलीवुड के, लता, उनके साथ उन लोगों को मौका मिला गायकी का। तो मैं यहाँ पे ये पूछूंगा कि इतने आपके जो फादर थे, आपको जो घर का माहौल मिला, बहुत स्ट्रांगली मौसीकी का मिला, और फिर अगर हम यहाँ की बात करें तो मेहदी हसन साहब और जो मुन्नी बेगम साहिबा, और उसके अलावा आबदा परवीन और नियाज़ अहमद साहब थे, ये सारे सुहेल राणा साहब अपने वक्त के। तो ये इतना जिसे कहना चाहिए मौसीकी का इतना स्ट्रॉन्ग आपके एनवायरनमेंट मिला, लेकिन उसके बावजूद आप इससे बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत की तरफ, हॉकी की तरफ चले गए। तो कभी आपने आजमाया नहीं अपने आप को मौसीकी में? अली ऐसा था कि फादर ने कभी हमें ज़्यादा तरजीह दी कि हम इस फील्ड में ना आए हमारा बच्चा, क्योंकि उस ज़माने में गायकी को बड़ा बुरा समझते थे। अच्छा, यार ये गायकी ज़रा, इंडिया से तो खैर सारी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में आ चुकी थी, मगर उस वक्त गाने बजाने को ज़रा मायूस समझते थे, बुरा समझते थे कि यार ये गाना जो है ज़रा बुरे लोगों का है, और ये घर पे बैठते हैं, और ये आपको पता है जैसे ये लोगों का पैशन नहीं था इसके अंदर, कि भाई बड़े लोग जो उस वक्त ख़ानदानी लोग इसको बुरा समझते थे। तो उन्होंने हमें इस तरफ नहीं लेके आए, तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा था कि भाई मेरे बच्चे, मैं तो गायकी में हूँ, मेरे औलाद जो है वो इस जगह पे ना आए। अच्छा, मेरी सिस्टर ने साइकोलॉजी मास्टर्स किया था, मैं खुद पढ़ रहा था उस वक्त स्कूल से कॉलेज में, नेशनल कॉलेज में। तो पढ़ाई के साथ साथ हॉकी एक पैशन बनता चला गया। मैंने घर में गायकी जब देखी तो मैं तो सामने मैं हैरान था, मेहदी साहब बैठे हुए। अब हम फ्लैट में रहते थे, और जैसे ही हम एग्जिट डोर की तरफ जाते तो एक सामने हमारा ड्राइंग रूम था, वहाँ वालिद साहब का हारमोनियम, कभी मेहदी साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, कभी आबदा जी बैठी हैं, हाँ बता रहा हूँ लिटरली, तो कभी नियाज़ अहमद बैठे हैं, सुहेल राणा बैठे हैं वहाँ पे, तो उस्ताद रईस खान सितार नवाज जो इंडिया से आए थे, कितने बड़े वो रविशंकर के कहते हैं, रविशंकर बल्कि कहते हैं उस्ताद रईस खान थे, जिन्होंने सारी फिल्मों में
इंडिया की जितनी फिल्में थी, लता मंगेशकर के पीछे मदन मोहन के कंपोजिशन, नौशाद की कंपोजिशन में वो बजाते रहे। रईस खान साहब इतना, जिन्होंने बिल्किस खानम से शादी की थी जब पाकिस्तान आए थे, इंडिया से लड़के, इंडिया में लड़के आए थे पाकिस्तान, ठीक है ना। और आप क्या बता रहे थे ऑफ द कैमरा के मुगले आजम में जो आपके फादर थे, उनके जो कजन थे, और वो जो मशहूर हिंदुस्तानी फिल्म है पाकीज़ा, उसकी जो गायकी कह लें या पोइट्री कह लें, वो भी उन्होंने अंजाम दी मेरे थी। फादर के फर्स्ट कजन, वाले साहब को वहाँ से शौक हुआ था। मेरे फादर के फर्स्ट कजन जो थे वो थे शकील बदायूनी। हम बदायूं से ताल्लुक रखते हैं। ओके, बदायूं के लल्ला, बदायूं के लल्ला, वो जो बोलते थे, बड़े पेड़े मशहूर हैं इस चीज़ के। मेरे फादर के वहाँ से उनको एक शौक था और गायकी का, ठीक है ना, कि बड़े बड़े नाम थे उस वक्त तो पाकिस्तान में और इंडिया में, अब मतलब संगीत का एक उरूज था, ठीक है ना, और बड़े बड़े नाम थे। इंडिया से रफ़ी साहब थे, लता मंगेशकर थी, और उसमें हमारे मदन मोहन थे, बहुत सारे, और वो अपना सहगल साहब थे, बड़े नाम थे इंडिया में। पाकिस्तान जब वहाँ पे जब वालिद साहब जब बना तो वालिद साहब तो हम पाकिस्तान आ गए थे, हमारे कज़न वहाँ रह गए थे, वालिद साहब के कज़न, ठीक है ना, ठीक है, जो कि मेरे ताया शकील बदायूनी। उन्हें मुग़ल आज़म, पाकीज़ा, आन, और तो बड़ी कितनी फिल्मों के गाने के नेम्स बता रहे हैं। नौशाद साहब की कंपोजिशन के अंदर सब कॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी लोगों को नहीं पता। आज मैं आपके चैनल के तबक्कों से बता रहा हूँ, हमने तो उसको हाइड रखा हुआ था, क्योंकि फादर ने, जो मैंने बताया ना आपको कि उनको शौक था, वो इंडिया भी गए। मैं जब इंडिया गया उनके साथ, ये बात बता रहा हूँ, 1978 में जब मैं इंडिया के साथ, जब हालात थोड़े बेहतर थे इंडिया पाकिस्तान, 79 भी नहीं, बल्कि मैं बता रहा हूँ 1976 में जब मैं उनके इंडिया, तो मैं मेरा ख्याल है हार्डली जो था, मैं होऊंगा कोई 7-8 साल का। तो मेरे पास तस्वीरें आज हैं फेसबुक पे, उस पर तो वालिद साहब ने मुझे बताया कि ये बैठे कमाल अमरोही, जिन्होंने पाकीज़ा बनाई थी, मैं उनके साथ बैठा हूँ, कमाल अमरोही साहब के साथ। तो बड़े नाम थे उस। वालिद साहब हमें भी साथ ले जाते थे इंडिया, क्योंकि उस ज़माने में आपको पता है कि जो बाई शिप जाते थे ये लोग, सस्ता किराया था, बाई एयर का इतना दौर नहीं था, तो हमें कहा चलो भाई इंडिया चलना है, जाके कज़न वगैरह से मिल के आते हैं, आप हमारे साथ ही चले। मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, हम इंडिया बाई शिप गए थे उस ज़माने में, 19 बता रहा हूँ 69 में, तो ये 78-79 में, तो हम हो गया। तो वालिद साहब को वहाँ से शौक था। तस्वीरें सारी पड़ी हुई हैं, मैंने देखा वालिद साहब के साथ राज कपूर की, उनके दलीप साहब के घर में बैठे हुए, राजेंद्र कुमार के घर बैठे, राज कपूर के साथ बैठे हुए, दलीप साहब के घर में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, ठीक है, दलीप साहब के साथ गाड़ी की बड़ी अच्छी सुनते थे उनको। तो मेरे ताया ने उनको सबसे इंट्रोड्यूस कराया हुआ, नौशाद साहब सिखा रहे हैं वालिद साहब को। नौशाद साहब की क्या एक हिस्ट्री है नौशाद साहब की। ओपी नैयर साहब, ओपी नैयर उनके साथ बैठे हुए, मतलब इतने बड़े बड़े नाम, जो कि जिन्होंने संगीत में क्या क्या हासिल नहीं किया। लता मंगेशकर, लता जी के साथ बैठे हुए थे वालिद साहब। रफ़ी साहब के पीछे खड़े हुए वालिद साहब, रफ़ी साहब गा रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और साथ में जो है वो अपना मदन मोहन साहब जो है वो साथ है अपना, और हेमंत कुमार साथ खड़े में। तो बड़ी उनकी एक गोल्डन एरा है जो उन्होंने, मतलब सही बात। वो लोग चले गए। मैंने ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम कभी गायकी की तरफ नहीं आए। वालिद साहब घर में मैंने सब कुछ देखा, संगीत देखा, मगर चले गए। एक अल्लाह ने चेंज करना था, हॉकी की तरफ लेके आना था। अब बताए गुलूकार का बेटा और हॉकी का स्टार बन गया, ये बड़ा अजीब। और वालिद साहब के ज्यादती बहुत हुई, मैं बताऊँ आप, यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत थी, उनको ऊपर आने नहीं दिया, कोई फिल्मी गाने नहीं गाए उन्होंने। निजी महफिलों के अंदर उन्होंने गज़लों की एक मीर तकी मीर गालिब, दाग, फैज़ सबको गाया, सबको गाया। आज भी यूट्यूब पे अगर देखें आप फिरोज़ अख्तर के नाम से, तो बड़ी गज़लें पड़ी हुई उनकी, मैंने बाकायदा उसमें डाउनलोड की हुई थी ताकि लोगों को पता लगे। वो कहते नहीं डाउनलोड नहीं करो, मैंने कि नहीं डाउनलोड करते हैं वालिद साहब, ताकि पता चले। संगीत है ना, अपने साथ वो काम ले गए अली के, मैं आपको बता नहीं सकता क्या संगीत थी उनके पास और क्या शायरी थी। तो भारत वो तो एक एरा था, उनका बेटा स्टार बन गया। ये तो वो अपनी जगह पे अपने उसमें एक स्टार हैं और आप अपने इसमें। अच्छा, ये मुझे बताएं अपना वसीम भाई, पाकिस्तान हॉकी का क्या फ्यूचर, एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा। दो अलग अलग सवाल। देखते हैं आप इस वक्त जिस एरा के अंदर आज हम खड़े हुए, और ये जो कुछ भी आप कह लीजिए पाकिस्तान हॉकी का जो हाल हुआ, क्योंकि मैंने जब से अपने इंट्रो में बोला हम अर्ली 80s में बहुत छोटे होते थे, लेकिन हमारी मेमोरीज़ में है कि वो पाकिस्तान की टीम इतनी मजबूत टीम होती थी कि हमारे बड़े बाकायदा उस टाइम का भी फ़र्क होता था, कभी बाहर यूरोप कंट्री के टाइम और यहाँ के टाइम में बड़ा फ़र्क होता था, तो बड़ा और टाइम भी होता था, सब जागते थे और बाकायदा वही PTV के अंदर वो सारा देखा भी करते थे, और पाकिस्तान की जो टीम थी क्या परफॉर्मेंस देती थी। लेकिन आज वो सब कुछ समझ लीजिए बहुत ही एक दूर निकल गया, एक ख्वाब सा लगता है अब
कि शायद कभी पाकिस्तान उस चीज़ को compete करे जहां पहले किसी ज़माने में हुआ करता। तो कौन जिम्मेदार है इस सारी, आप कह लीजिए, तबाही का या इस हाल का जो आज पाकिस्तान हॉकी अगर पहुंच मैं गई? खुल के बात करूंगा ना तो बहुत सारी चीज़ें खुलती चली जाएंगी। इसमें हम भी कसूरवार हैं, इसमें हुकूमत भी कसूरवार है हमारी। इसलिए कि जो एक पैशन था बच्चे का, जॉब, एक तो जॉब आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अच्छा। सारे इदारे बंद कर दिए। जो हमारी नेशनल चैंपियनशिप होती थी तो अभी बैंक, कस्टम, PIA, तो फिर उसका क्या इंटरेस्ट रहेगा प्लेयर का? अब बच्चे की जॉब नहीं है, ठीक है ना। और जॉब एक आपका चाम था कि अगर आप पाकिस्तान से हॉकी खेल रहे हो तो आपकी जॉब भी आपकी, देखिए आपको रोज़ी नहीं मिलेगी तो आप कैसे खेलेंगे? आपको जब कुछ मिलेगा नहीं, अर्निंग नहीं होगी तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? किट कैसे करेंगे? आपके पास जब कोई वसाइल नहीं होंगे तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। आपने जॉब्स ख़त्म करी। आपकी एक थी कि भाई डिपार्टमेंटल आपस में टूर्नामेंट्स होते थे, वो डिपार्टमेंट टूर्नामेंट्स बंद हो गए। फिर फंडिंग जो थी वो अचानक बंद हो गई, ठीक है ना। फंडिंग बंद हो गई, कुछ बीच में आए, आपने गलत लोगों को लगा दिया जिन्होंने फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया। गलत, मैं आपको यहाँ थोड़ा वो रुकूंगा माज़रत के साथ। यहाँ पर आपके साबका, आपके एरा के बड़े हीरो जो कि फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब को चीफ फेडरेशन जो है उनको रखा गया, और गालिबन कितने अरसे से हैं वो? समी भाई तो मेरे उस्तादों में से, मैं बताऊं, अभी आए हैं वो रिसेंटली, अभी उनको प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे मोहिउद्दीन साहब हैं हमारे सदर, उन्होंने मिलके और उनको बाकायदा उनको अपॉइंट किया है चीफ सेलेक्टर। लेकिन कितना अर्सा हो गया सर? अभी रिसेंटली मेरे ख्याल 3 महीने हुए होंगे, 3 महीने। अच्छा। अभी तो आए तो कोई चेंजिंग वगैरह आपने सुनी कि हॉकी में टच में थे, मगर वो कहते थे कि मैं इस जो करप्शन हो रही है उस करप्शन में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आप खुश हैं? इतना बड़ा नाम अगर एक हॉकी फेडरेशन का चीफ वो बनता है हमारे ये ग्राउंड में होना ही इनका बहुत बड़ी बात है। इसमें मसूद हसन है, अख्तर रसूल हैं, हनीफ खान है, और इसमें कलीमुल्लाह हैं, उनको भी लेके आना चाहिए। पीछे और भी अगर नाम आप ले लेते हैं तो बड़े नाम इसमें और भी मौजूद हैं हमारे। नासिर मैं साथ था, मैं अभी भी मैं इनका पार्ट हूँ, ठीक है ना। अच्छा। जब मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान के लिए हाजिर हो जाऊँगा। मैं तो आज भी कहता हूँ कि अगर आप ग्रास रूट लेवल को, आप यंगस्टर को तैयार करें, क्योंकि ऊपर हर आदमी चाहता है कि हमें कोचिंग मिले, बाहर का टूर मिले। नहीं, आप जब आपका घर ही तैयार नहीं है, आप उसमें घुसने के लिए बैठे हुए हो, आप पहले घर तो तैयार करो, अपना बुनियाद तो उसकी मजबूत करें, फिर तो घर में जाएंगे ना। अब आपका घर ही तैयार नहीं है और आप कहते हैं कि जी हम इसमें जाएंगे, तो आपको फिर ये होगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगी, धूप मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन फिरोज भाई 3 महीने आई थिंक कि उसमें कोई ना कोई तो इनकी तरफ से इनिशिएट होना चाहिए था। जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा, तो अगर इतना बड़ा फंडिंग अगर है ना स्पोर्ट्स को नहीं मिल रही, हॉकी को, तो फिर बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे? उनका क्या इंटरेस्ट होगा कि वो हॉकी की तरफ आएँ और प्ले करें? अब अगर समीउल्लाह साहब जैसे एक इतना बड़ा नाम है, जब वो अगर चीफ सेलेक्टर हो गए 3 महीने, अभी तक उनकी तरफ से कोई 3 महीने में क्या बनेगा जो इतना बिगाड़ हुआ है? अब दुनिया के हम कोई तो एक होना चाहिए ना इनिशिएट, 11-12वें नंबर पे भी हैं ना कहीं से। अभी हमने क्वालिफाई किया है और इस्लाउद्दीन भी इस पे मेरे उस्तादों में से हैं, इस्लाह भाई, हनीफ खान उस्तादों में से। ये अभी देखिए ना, स्ट्रक्चरिंग इतना बुरा स्ट्रक्चर हो गया है, इतना मार खाई है हमने पास में। अब इनको अगर इस दफ़ा जो इनको फेडरेशन मिली है तो ये सबसे पहले देखेंगे नीचे ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि आपके पास 40 बच्चों के अंदर हॉकी चल रही है। किसी ज़माने में 300-400 होते थे, ठीक है ना। क्या यार किसको सेलेक्ट करें? पीछे अगर एक लेफ्ट आउट है तो पीछे 4 लेफ्ट आउट होते थे। तो यार एक जो सबसे सुपीरियर उसको लेंगे हम, जिसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, जो आपको नज़र आ रहा है कि इसका टैलेंट हाई फाई है। अब तो पीछे अगर मैं गया हूँ, मेरे पास कौन सा लेफ्ट आउट है? समी भाई के बाद मैं आया, समीउल्लाह साहब के साथ, उनके बाद कौन आया? मैं आया। इस्लाउद्दीन के बाद कौन आया? कलीमुल्लाह आए थे, कलीमुल्लाह के बाद कौन आया? कोई नहीं। बल्कि आप और ऊपर से ले लें, खालिद महमूद, इस्लाउद्दीन, ठीक है ना, उसके बाद आए अपना कलीमुल्लाह, उसके बाद तो कोई राइट आउट नहीं आया, ठीक है। आए खेले, मगर एक मैं मिस कर रहा हूँ नाम, मुझे याद कराइए एक नाम जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल मारे हैं पाकिस्तान के अंदर। सुहेल अब्बास। वो भी पाकिस्तान का बहुत ही जबरदस्त। सुहेल अब्बास के जो चचा थे वो थे सफदर अब्बास। अच्छा। सफदर भाई बेहतरीन प्लेयर पाकिस्तान से खेलें और चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलें, ठीक है ना। एक घर में वो बच्चा मैं देखता था कि खेल रहा है, प्लेंटी कॉर्नर की प्रैक्टिस करते थे सुहेल अब्बास। हमने देखा छोटा है, हमसे ज्यादती हुई उसके साथ, उसको लंबा और खेलता लंबा, तो मेरा ख्याल है कि
ये तो 300-400 गोल मारे, ये तो 700-800 गोल मार देता, 700 गोल मार देता। बड़ा जबरदस्त लंबा खेलते नहीं थे खेलने सोहेल दिया, अब्बास भी। उस रिटायरमेंट अर्ली ले ली उसने, क्योंकि मारामारी बहुत थी, कुछ सिलेक्शन कमेटी ने मेरा तो ख्याल है किसी हद तक ज्यादती आपको की। नहीं लगता जैसे क्रिकेट में और दूसरी जगह स्पोर्ट्स में होता है, हॉकी में बहुत ज्यादा ये मेहनत का खेल है, डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए, बहुत इसमें ज्यादा देखें, एक ज्यादती कह टीम लीजिए, इसलिए असल टैलेंट ज्यादती, को भी देखें, हमने ना रद्द किया, इसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हाल अली पे। बात ये है कि अब आप अगर टैलेंट देख रहे हैं, उसको कम से कम मौका तो दें। 2 से 3 साल 4 साल वो बच्चा बन जाएगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ 5 साल आप एक कोच को टीम दे दें, टीम बन जाएगी। किसी को एक को दें, ठीक है ना। और अगर वो उस टीम को वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा, ठीक है ना, तो उसको चाहिए वो रिज़ाइन कर दे, आने वाले को नेक्स्ट को चांस दे, ठीक है ना। हो सकता है वो बेहतरी लेके आए बच्चों के अंदर। फिटनेस बहुत ज़रूरी हो गई है। कोचिंग साइड तो जब अच्छी होगी जब लड़का जीतेगा, जब लड़का नहीं जीतेगा तो कोच तो ज़ीरो हो गया ना सर, कोच तो ज़ीरो हो गया नहीं। तो लड़का जीतेगा तो कोच जीतेगा, कोच जीतेगा तो मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट जीतेगी तो आवाम जीतेगी, ठीक है ना। ये आवाम का ही पैसा लगा हुआ है ना, ये हमें जो हुकूमत पैसा देती है, फेडरेशन को देती है, ये मुल्क का पैसा है, आवाम का पैसा है, जो कि टैक्स की शक्ल में आता है, ठीक है ना। तो बात ये है कि उसका ऑडिट होना चाहिए था, ऑडिट करते। अभी करोड़ों रुपए जो है फंडिंग, अभी जैसे आपने पास में देखा कि पाकिस्तान टीम गई है और ऑस्ट्रेलिया और बाहर बैठी हुई होटल के, पता चला होगा आपको, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन ले लिया। गलत था ये, ठीक है ना। इसको एक्सपोज भी नहीं करना चाहिए था, इसको अंदर ही इतना मीडिया में हाईलाइट कर दिया। कोचेस में बात आ गई, वही हमारे ओलंपियन है सारे, शहबाज जूनियर है, शहबाज सीनियर है, राना मुजाहिद है, ये सारे हमारे भाई हैं, ख्वाजा जुनैद है, ये सब भाई हैं मेरे, हमारे साथ खेले हुए। इनको चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे काम करें, ठीक है ना। नीचे काम करेंगे तो इनका ही नाम होगा कि यार इन्होंने बच्चा प्रोड्यूस करके पाकिस्तान तक भेजा है। अब अगर बच्चा नीचे से नहीं आएगा, वो 40 बच्चों में हॉकी घूमेगी पूरे पाकिस्तान में, तो उसी 40 में से आएगा, उसी 40 में से डिस्कार्ड हो जाएगा। वैसे में कितने कंट्रीज़ हैं जो कि जैसे फुटबॉल तो बेतहाशा कंट्रीज़ खेलते हैं, जो हॉकी खेलते हैं, टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? पूरी दुनिया में खेली जाती है, लेकिन कितनी, फिर भी कितनी एक भाई मेरा ख्याल है कि अराउंड मेरे ख्याल है 100 कंट्रीज़ में तो खेली जाती है। 100 जी, 100 उसमें से जो कंट्रीज क्वालिफाई में से होते हैं, जो हर जगह खेली जाती है। वर्ल्ड कप के वेस्ट लिए इंडीज आती है, हैं। अमेरिका में हर जगह होती है, हाँ, तो कोरिया में, साउथ कोरिया में हर ठीक जगह है। वर्ल्ड कप के लेवल पे कितनी टीम है जो जिनके दरमियान ये सब मुकाबला होता है हर 4 साल बाद? देखिए, जो टॉप जो टीम है, मैं आपको बताऊं, हम बेल्जियम गए थे 90 में, ठीक है ना। तो इस्लाउद्दीन साहब ने कहा जी यहाँ पे हमारे 3 टेस्ट मैच है, वसीम शहबाज सीनियर हमारे कप्तान थे, उन्होंने कहा भाई ज़रा हाथ हल्का रखना इन पे, ये नई टीम बिल्डअप कर रहे हैं, बेल्जियम छोटी सी कंट्री। हम बेल्जियम चले गए, हमने उन पर कोई 18-19 गोल मार दिए, मतलब पहले ही हाफ में मार दिए। तो इस्लाउद्दीन ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप बाहर रेस्ट करें, हम बेंच के प्लेयरों को खिलाएंगे। जो बाहर बैठे थे ना, जो हमारे जो स्टैंड बाई बच्चे थे, लड़के होते थे, एक्स्ट्रा, तो उनको खिलाया, उन्होंने भी गोल मारे। तो वो कोई 21-22 गोल मार दिए उनके ऊपर। 90s की बात बता रहा हूँ आपको, 92 की, 90 में टूर पे गए थे हम। उस वक्त उन लोगों ने, बेल्जियम ने, कोई 50 बच्चे छोड़े हुए थे ग्राउंड के अंदर। वो सारी स्टडी कर रहे थे कि हमने अपनी एक टीम बिल्डअप करनी है लॉन्ग टर्म्स के लिए, ठीक है ना। आप बिलीव करेंगे, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, उस वक्त उन्होंने 8 से लेके और 18 साल का बच्चा जो है तैयार करने में लग गए, वो 18 तक। 8 साल के बच्चे ग्राउंड में छोड़ दिए, उनको बाकायदा उनका एक एसओपी बनाई, उनका पूरा सिस्टम बनाया, क्लबों में उन्होंने रखा, स्कूल में हॉकी रखी और एक टाइम मुकर्रर कर दिया। वो आज दुनिया पे रूल कर रहे हैं बेल्जियम। उन्हें वर्ल्ड चैम्पियन भी, ओलंपिक चैम्पियन भी हैं। उन्होंने जर्मनी को मारा, हॉलैंड को मारा, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को मारा। वो उनके घर में लीग सबसे बड़ी लीग होती है बेल्जियम में। और बेल्जियम टीम आज, अभी बेल्जियम गई थी पाकिस्तान टीम, उन्होंने अभी पाकिस्तान को 7 गोल से 8 गोल से हराया है, जबकि उनकी फर्स्ट स्ट्रेंथ नहीं खेली थी। मुझे जब पता चला कि भाई ये तुम्हें 4-5 लड़के जो हैं वो जूनियर के ट्रायल बेसिस पे खिला रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान को तो जीत ही लेंगे, हम अपने बच्चों को जो है एक्सपीरियंस इनको दिलाएं पाकिस्तान के अगेंस्ट खिला के। तो जूनियर बच्चे खिलाए उन्होंने 4-5 बेल्जियम की टीम ने। अगर उनकी सीनियर स्ट्रेंथ खेलती तो पाकिस्तान को, मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 14-15 गोल पड़ते। 7 गोल तो न मारे, मिसिंग भी बहुत की। बेल्जियम के बाद इंग्लैंड चले गए, अभी प्रो लीग में गए थे बच्चे, अभी ये बात बता रहा हूँ, रिसेंटली आपको महीने पहले प्रो लीग में गए, वहाँ भी सारे मैच हार गए, ठीक है ना। अब बात ये नई मैनेजमेंट है, अभी आपको, क्योंकि इनके हाथ में टीम आई है, प्राइम मिनिस्टर ने दी है टीम, पुरानी मैनेजमेंट को हरा दिया। पुरानी किस्से हमने दोहराने भी नहीं है, हमें तो पाकिस्तान टीम को बेहतर करना है। बस यही है कि ग्रास रूट लेवल से शुरू करें। और मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के हवाले से, क्योंकि ब्रॉडकास्ट आप कर रहे हैं और ये तो वहाँ तक बात पहुँचेगी, क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा तो सब देखेंगे। जी बिल्कुल। हमारी जो इदारे हैं, ठीक है ना,
हबीब बैंक, नेशनल बैंक, कस्टम, वो स्पोर्ट्स के लिए ओपन कर दें, जिस पे बैंड लगा हुआ था। बैंड हटा देंगे। जैसे मैं आज डिप्टी कलेक्टर आपके सामने बैठा हूँ, मेरा इदारा मुझे सपोर्ट करता है, ठीक है ना, हमें ड्यूटीज़ भी देता है, लगाते हैं हमें मुख्तलिफ, हमें उन्होंने बाकायदा कस्टम एक्ट के बारे में पढ़ाया, लॉज के बारे में पढ़ाया, हमें बाकायदा वो ड्यूटियों पे भी भेजते हैं। देखिए आपकी आज यहाँ पोस्टिंग है, आज आपकी यहाँ पोस्टिंग है, हमारी नोटिफिकेशन निकलती है इस्लामाबाद से। मैं एक इदारे में हूँ। इसी तरह से PIA में शहबाज सीनियर है, वो PIA में जनरल मैनेजर है, उनको भी पोस्ट मिलती है, ठीक। अभी स्टेशन मैनेजर वो जद्दा में है, सऊदी अरब में, कभी कतर में, कभी सिंगापुर में। इस तरह से ये इदारे, अगर जॉब देखिए मिली ना जॉब्स, तो आज अब क्यों नहीं है बच्चों के पास जॉब्स? उस वक्त हम बड़े बड़े इदारे में बैठे हुए, हमारा घर भी चल रहा है, हमारी फैमिली भी खुशहाल है, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बात ये कि मैं आज भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि मुझे पता है मसरूफ़ हैं पॉलिटिकल वे के अंदर, बहुत उनके पास जो है वो काम है। किस किस चीज़ को देखेंगे, मुल्क की गरीबी को देखेंगे, मुल्क के हालात को देखेंगे, परेशानियों को देखेंगे, वो उसमें देख रहे हैं। ये तो काम उसका है जो उनके एडवाइज़र हैं, जो साथ हैं, उनको चाहिए कि हॉकी को बिल्डअप करने के लिए इसके ऊपर अपना एक हाथ रखें, ठीक है ना। और ये देखें कि ये पैसा राइट वे में जा रहा है। ये आया कि ये पैसा हॉकी फेडरेशन कहीं गलत तो यूज़ नहीं कर रही, इनके घरों में तो नहीं लग रहा पैसा, जो पहले हो चुका है। और अरबों रुपए दिया मगर कोई ऑडिट नहीं हुआ। अच्छा फिरोज भाई, आप माशाल्लाह आपने बताया आपकी जो पोस्ट है उस हिसाब से एक वाक़या भी मेरे ख्याल में कुछ अरसे पहले हमने सुना आपके मुताल्लिक, और अल्लाह ताला ने आपको हिफाजत में रखा। मतलब बलूचिस्तान की किसी आई थिंक ज़ियारत या कोयटा में आपकी ट्रैवलिंग हो रही थी, तो वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा कि आप पे अटैक हुआ था और गालिबन अल्लाह ताला ने आपको और आपके ड्राइवर को महफूज रखा। हुकूमत के, आपको पता है कि हुकूमत लगी हुई है कि हमारे जो हमारा जो सूबा बलूचिस्तान, उसके हालात को बेहतर करें। वहाँ बड़ा जिसे कहते हैं कि मुश्किल हालात में हम रह रहे थे। वहाँ पे सिक्योरिटी पर के हिसाब से भी रह रहे थे, हमें पूरी सिक्योरिटी दी हुई थी कलेक्टर ने, मेंबर्स ने, हमारे चेयरमैन ने, ठीक है। हमारे चेयरमैन जो है लंगड़ियार साहब हैं, राशिद लंगड़ियार साहब, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट की बाकायदा। और हर जितने भी ऑफिसर थे जो हाई लेवल पे थे, उनको बाकायदा उन्हें अपने कलेक्टर के थ्रू कहा कि इनको अपनी प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। और ठीक है, ड्यूटी तो है, हम गए तो हमारे शकील शाह साहब हैं और मेंबर हमारे सारे के सारे, तो कलेक्टर ने हमें बहुत सपोर्ट की वहाँ पे। और कुछ हालात से बचने के लिए हमें बाकायदा सेफ रखा कि भाई आप इस जगह पे मत जाना, चेक पोस्ट पे मत जाना। तो हालात तो वहाँ पे आपको पता है ख़राब है। वहाँ पे हमारे हमारे जो लोग हैं वहाँ पे, वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे वसाइल नहीं है, ठीक है ना, दूसरा ये कि कोई मॉल नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है, और जो वहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो बड़ी मुश्किल हालत में, ठीक है ना। और अभी तो सुनने में आता है कि बैरूनी तखरीबकारी भी हो रही है, कुछ वहाँ से भी उनको इमदाद मिलती है, फंडिंग मिलती है, हो रही है। कुछ हमारे अपने लोग हैं ना, ये जो बलोच हैं, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, ठीक है ना। अब बात ये कि मैं तो चाहूँगा कि अमन में आए। आपके साथ क्या हुआ था उस वक्त? अभी तो मैं हमारे थे कराची, तो बस वहाँ पे एक नाका लगा। कितने अरसे पहले की बात होगी? इस बात को तो 4 महीने हो गए। 4 महीने। रात का टाइम था, दिन का था? रात का टाइम था। हम निकले तो वहाँ पे एक कुछ लोग खड़े हुए थे, ठीक है ना, नाका लगा के, ठीक है ना। उन्हें हमें रोकने की कोशिश की, रोक के पूछते, सवालात पूछते, या ऐसी बात है। वहाँ तो ये था कि आपको पता है कि सीधा स्ट्रेट वे वो छोड़ते नहीं है, सीधा चले जाते हैं, मारने पे जाते हैं, ठीक है ना। हमने गाड़ी नहीं रोकी? हमने गाड़ी नहीं रोकी। हम दूसरी आने वाली रोड पे हमने जो टर्न किया तो हम पे फायर किया, तो अल्लाह ने बचाया हमें। हमारे असिस्टेंट कलेक्टर ज़ख्मी हो गए थे। बहरहाल फिर यही था कि हमने अपनी सिक्योरिटी फिर ले ली, वहाँ पे वापस आए, उन्होंने बचा दिया हमें कि हम 99% तो हम लोग चले गए थे। अल्लाह ने 1% चांस था जो अल्लाह ने बचाया। फिर वापस आए तो हमें बड़ी डांट पड़ी कलेक्टर की तरफ से, फिर मेंबर्स की तरफ से कि नहीं निकलना चाहिए था। फिर हमें और सिक्योरिटी दे दी हमारे चेयरमैन ने और हमारे मेंबर्स ने कि भाई इनको हिफाजत में रखा जाए, हमारा एक ऑफिसर जो है ये कीमती है। क्योंकि मैं तो हॉकी स्टार था, मैं हॉकी की वजह से मुझे वहाँ जो है वो जो है मुझे पोस्ट कर दिया गया था। तो ये चीज़ें तो है वहाँ पे, अभी भी मुश्किलात हैं वहाँ पे। हमारे और भी ऑफिसर हैं, वो अपनी पूरी सिक्योरिटी में, अल्लाह का शुक्र है। और ये तो अब हमारी, क्योंकि हम तो वफाक के लोग हैं, हुकूमत से हमारा ज़रा। अच्छा वसीम भाई, क्या राज है आपकी इतनी फिटनेस का? तो प्लीज़ हमारे नाजरीन को भी बताइए ताकि वो भी आपकी तरह जवान नज़र आएँ, खुरबरू नज़र आएँ जैसे आप नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो अली एक चीज़ है कि आपकी नींद पूरी होना चाहिए। अच्छा। हमारे जो आजकल जो चैनल्स बहुत खुल गए ना, तो रात भर सर्फिंग होती है, आपको पता है। एक चैनल के बाद दूसरा चैनल, तो बजते 3 बज जाते हैं। और रात की जो नींद है
वो अल्लाह ताला ने एक नेचर है हमारा कि रात सोने के लिए बनाई है। चलें, ये जो लोग आधा दिन देखते हैं 6 ना, घंटे 8 घंटे की नींद लेनी 8 है, घंटे उसके की, 9 बाद घंटे बताइए की, जरा। 8 घंटे 7 घंटे बहुत हैं ठीक लाइफ है, के लिए। उसके आपकी बाद बेहतरीन नींद, ठीक है। भरपूर नींद लें आप, ठीक कोई है। डिस्टर्ब ना करें आप। ये जो हम आधा दिन देखते हैं ना, 12 बजे सो के उठते हैं, तो आपको सिर्फ 6 घंटे मिलते हैं दिन के खाली बस, बाकी आप जाग रहे हैं। क्यों? अर्ली मॉर्निंग अल्लाह ने एक नेचर बनाई है कि आप सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाएं, आप देखिए कितना फ्रेशनेस, आप फ्रेश महसूस करेंगे। मेरी एक आदत बन गई, मैं पहले बीच में था, हम ऑफिस में थे तो हमारी मीटिंग होती थी, अभी पीछे ऑनलाइन मीटिंग होती, तो हम 7:30 बजे उठ जाया करते थे कि हमें 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, जूम मीटिंग होनी है। तो ये तो एक जूम मीटिंग की तरफ, जो हमारा जो हॉकी का था, हम तो 5 बजे सुबह उठते थे, लेकिन 5 बजे सनराइज से पहले हॉकी ख़त्म, सनराइज हुआ और हॉकी हमारी ख़त्म। वो हमारी फिटनेस लेवल था जो आज तक बरकरार है। आप हमारे उस्तादों में से देख लें, समीउल्लाह साहब को देख लें, आज भी आपको फिट बिल्कुल स्लिम है, ठीक है ना, बिल्कुल। हनीफ खान को देख लें, इस्लाउद्दीन साहब को देख लें, आप अभी भी ग्राउंड में होते हैं माशाल्लाह से, अपने ग्राउंड में भी ट्रेनिंग कराते हैं, बेहतरीन फिट है माशाल्लाह से। तो क्या करते हैं डेली? क्या आप एक्सरसाइज देखिए, कुछ करते हैं, वॉक करते हैं, क्या करते हैं, रनिंग करते हैं? डाइट में ये है कि ये जो आप जंक फूड खाते हैं इससे परहेज कर लें। एक एज, देखिए हर उम्र की एज है, आप 20 में कुछ हैं, 30 में कुछ हैं, 40 में कुछ और हैं, 50 में कुछ और हैं, तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा अली, ठीक है ना, उसके हिसाब से। अब आप जब एज में जाते हैं तो आप अब जब ज़ईफ़ होना शुरू होते हैं तो आपके घुटने बैठ जाते हैं, कमर में आप झुक जाती है आपकी, उसको आपको एक लाइफ को चेंज करने के लिए आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको नींद पूरी करनी पड़ेगी, डाइट आपको लेनी पड़ेगी, बहुत अच्छी वाली डाइट जो आपको घर की रोटी हो, ठीक है ना। आप बाहर के पास्ता खाते हैं, जंक फूड में आप बर्गर खाते हैं, जिंगर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, वो डेंजरस है, वो तो आपको हर चैनल बताता है, ठीक है ना। जंक फूड तो आपको मारती है, ठीक है ना, वो आपको फैटी जो होता है ना, फैट्स लेके आती है, वो कैलोरीज नहीं होती, उसमें फैट होते हैं कैलोरीज लाने के लिए आपको जो है, मैं आज भी दाल रोटी खाता हूँ, ठीक है ना, अच्छा, प्रोटीन है उसके अंदर। क्या आपका शौक से क्या घर खाते के हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कॉम्प्रोमाइज़, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ है, मगर लिमिटेड, ज़्यादा। लेकिन क्या शौक से, क्या आपका देसी शौक से फूड क्या मैं है? देसी में, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है ना, घर में भिंडी पक्की बहुत अच्छा है, टिंडे पक्के, ठीक है ना, फिर साथ में दाल चावल है, दाल है, ठीक है ना, दाल सब्जी वगैरह, सब्जी। ये जो हमारे इंडिया से आए ना लोग, देखे आपने कितने फिट होते हैं इंडियन, हमारे वहाँ से हम आए ना इंडिया से, सारी चीज़ें वहाँ भी हैं, वो कहते हैं ना शाकाहारी, ठीक है ना। आप बीफ कम कर दें, उसमें बीफ में ये होता है कि बीफ आपको उसमें जो है ना फैट्स होते हैं, और वो बीफ आपको कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ लेके जाती है, कम रखें, ठीक है ना। बड़े का गोश्त कम कर दें, छोटे के गोश्त में आ जाए, बकरे फिश वगैरह, फिश, सी फूड बहुत अच्छा है, सी फूड बहुत अच्छा है, मैं फिश वगैरह बहुत देता हूँ इस टाइप की डाइट, तो उसमें आप फिट रहते हैं, आपकी स्किन अच्छी रहती है, ग्लो करती है, ठीक है ना, और आप फिट रहते हैं। मैं ये बताऊँ, टमी ना निकले आपकी। मैं आज भी हमारे जितने घर बैठे लोग हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आपकी लाइफ से आपके बच्चों की लाइफ है। अगर आपकी लाइफ, आपने देखे 50-60 के बाद हार्ट अटैक, शुगर, अब तो बहुत बढ़ गया वसीम भाई, 40s के अंदर है ना, 35 के अंदर सुन रहे हैं कार्डियक है ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। होना है अली, वो तो होना है, स्ट्रेस बहुत लेते हैं लोग, स्ट्रेस ले लेके बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। अब खर्चे तो भर रहे हैं ना, और पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, ये महंगी, भाई ये तो होना है, वो तो है। लेकिन देख रहे हैं अब जो बच्चे हैं, हम देख रहे हैं कि गैजेट्स की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं, गेम्स की तरफ, फिजिकल गेम्स से बहुत हट गए हैं। यानी पहले जिस तरह फिजिकल गेम्स होते थे उसके मुकाबले अब तो बच्चे मतलब ज़्यादातर ना PS4, 5 और दूसरे मोबाइल्स के गेम, PUBG, पता नहीं इसी तरह के सारे गेम्स में लग गए। मैं इस तरफ आऊँगा, मैंने अपनी और भी चैनल में यही बात की कि हमारे बच्चों को हमारे माँ बाप ने, ठीक है ना, वो अपने काम में लग गए, वो बच्चों की तरजीह नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। बच्चे जो हैं उनको माँ बाप की सरपरस्ती चाहिए, सरपरस्ती। अब अगर फादर हैं तो वो घर में आके पूछें अपनी वाइफ से कि भाई बच्चा क्या कर रहा है मेरा, ठीक है ना, दें उसको टाइम दें। उस जो मोबाइल जो है ना आजकल, जिसमें आप सारे गेम्स आ गए हैं, ठीक है ना, ना वो स्ट्रीट पे जाते हैं, ना वो ग्राउंड पे जाते हैं, उनको सारी चीज़ तो मोबाइल में मिल गई है, तो कहाँ से वो स्ट्रीट पे जाएगा, कहाँ जाएगा ग्राउंड पे बच्चा। वो तो ग्राउंड पे वो खेला, क्योंकि ये उनके फादर और मदर का काम है कि बच्चे को प्ले ग्राउंड लेके जाएं, ठीक है ना। मेरा आज भी बच्चा स्विमिंग करता है, छोटा बच्चा स्विमिंग करता है, 10 इयर्स का है, छोटा वाला मेरा, बड़ा वाला मेरा ऑस्ट्रेलिया में। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं फिरोज भाई? मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, माशाल्लाह से वो 32 साल के हो रहे हैं। छोटा मेरा जो है 10 इयर्स का, इनमें गैप है दोनों में, मतलब गैप ज़्यादा है, माशाल्लाह, अल्लाह की देन। तो वो जो छोटा है मेरा, वो इतना एक्टिव है, वो आज भी यकीन करें वो पियानो बजाते हैं अपने आप, यूट्यूब से सीख के। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं,
स्विमिंग पे लेके गए तो वो 9 साल के मैं हैरान हो गया कि बच्चा स्विमिंग कर रहा है, अंडर वाटर कर रहा है, और वो 15 फीट से के जो डीप है उस पे जो है स्विमिंग कर रहे हैं, मैं हैरान। और अच्छी स्विमिंग। हॉकी तो का या हॉकी दादा का मैंने मौसीकी का कोई शौक मौसीकी है? का था, मगर वाइफ की तरफ से बिल्कुल बैंड है कि Okay. मौसीकी पहले स्टडी है, बाद में सब कुछ है, क्योंकि आपको पता है हमारी स्टडी है जो है ना वो बहुत कम है। लेकिन मैं बच्चों ये को समझता हूँ चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर का हिडन टैलेंट जरूर देखना चाहिए फिरोज भाई, कि कहाँ तक है आपका, आपके बच्चों के अंदर आखिर क्या जो है वो हिडन टैलेंट है, उसको जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल तालीम अपने साथ साथ चले, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर, क्योंकि देखिए ना, अगर आप अगर एक स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आते तो कोई कह सकता था कि एक ना गायक के साहबजादे इतने बड़े ओलंपियन बन जाएंगे और इस लेवल पे, नेशनल लेवल पे सर्व करेंगे जो आपने किया माशाल्लाह, तो वो आपका टैलेंट ही था, हिडन मैं टैलेंट। सोचता हूँ, पास में जाता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि 335 मैचेस, 9 चैंपियंस ट्रॉफी, 6 अजानशाह कप, इंदिरा गांधी ट्रॉफी, BMW ट्रॉफी, एशियन गेम, एशिया कप, मतलब इतना मेडल लेके, और पाकिस्तान के लिए मतलब हमने फ्लैग बाहर रेस किया। फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे कंट्री ने बुलाया है मुझे, ठीक है ना। अभी भी मुझे याद है कि हम गए थे वहाँ पे कतर, तो वहाँ मुझे बाकायदा उन्होंने कहा कि आप अगर हैं तो हमारी कंट्री में आए कोच, हम आपको सारी फैसिलिटीज़ देंगे। मेरा ख्याल है मैं क्योंकि अपनी मुल्क को बहुत प्यार करता हूँ, हमारे मुल्क से अच्छा कोई मुल्क नहीं है, हर चीज़ फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है हमारे मुल्क पे। तो मेरा ख्याल है ये कि बाय पाकिस्तानी बी पाकिस्तानी, मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ और इस पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। होता है, स्लम्प आता है, ऊपर नीचे आता है, हालात ठीक हो जाएंगे, मुल्क के भी हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा एक हमारा सेगमेंट होता है, मैं कोशिश करूंगा उसमें आपसे कुछ पूछें। आप ये समझ लें कि एक शिप है टाइटैनिक जैसा, वो डूब रहा है और आपके पास एक लाइफ जैकेट है, और एक लाइफ जैकेट आप इन 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को दे सकते हैं, और तीनों वो आपके स्पोर्ट्स के वो हीरोइन जिनको आप खुद आइडलाइज भी करते थे, उनके साथ खेले हुए भी हैं। तो आप इन 3 में से किसी एक को वो लाइफ जैकेट दे सकते हैं। तो मैं आपको उन 3 नाम के मेंशन करता हूँ, आप मुझे बताइएगा इन तीनों में से आप वो लाइफ जैकेट किसको देंगे। सबसे पहला नाम जो है वो समीउल्लाह साहब हैं, जो कि इस वक्त चीफ सेलेक्टर साहब भी हैं, और सेकंड नाम है वो हनीफ खान साहब का है, और थर्ड नाम जो है वो असलाहुद्दीन साहब। अब ये 3 लोग हैं जो आपके सामने डूब रहे हैं, और आपके पास एक लाइफ जैकेट है जो आपने अपनी सर्वाइवल के लिए रख ली। अब किसी को एक को आपने लाइफ जैकेट देनी है, तो इन 3 में से आप वो लाइफ जैकेट बहुत किसको देना पसंद करें? मुश्किल सवाल आपने कर दिया। ये थोड़ा सा तीनों लीजेंड है, ये तीनों बहुत बड़ा नाम है, मतलब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मेरे फादर भी हैं ये, मेरे उस्ताद भी हैं। इन तीनों के लिए तो मैं कहूँगा कि अगर मेरे पास 3 जैकेटों में तीनों को पहना दूँ। नहीं, वो देखिए एक सेगमेंट है, देखिए ये तो मैं समझ सकता हूँ आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग है, लेकिन आप इसको आप सेगमेंट की हद तक रहें। अब 3 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है आपने। देखिए इसमें जो ख़ास, क्योंकि मुझे प्यार भी करते हैं और डांटते भी हैं, कभी हमसे कोताही हो जाती है तो उस पर नाराज़गी का भी इज़हार करते हैं, ठीक है ना। और फादर की तरह से हमें पीछे रखते हैं, ठीक है ना, कि भाई इनके साथ कोई गलत ना हो जाए, ठीक है। और सारी चीज़ें देखते हुए मेरा ख्याल है कि मेरे जो आइडियल जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, समीउल्लाह साहब, कि मैं उनको देख के हॉकी खेली। मतलब आप समीउल्लाह साहब को वो लाइफ जैकेट दे देंगे? इसलिए कह रहा हूँ कि समी साहब बड़े फेयर आदमी हैं। अच्छा, तीनों फेयर हैं। हनीफ खान इसलिए तो नहीं कह रहे हैं फिरोज भाई, आप इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि इस वक्त चीफ सेलेक्टर वही हैं इस वक्त? नहीं, समीउल्लाह साहब, इस्लाउद्दीन भी इस वक्त जो है इस वक्त फेडरेशन के मेंटोर हैं, और वो फेडरेशन को पूरा वही लुक आफ्टर कर रहे हैं। सदर के साथ मिलके एडवाइजर हैं, ठीक है ना, इस्लाह साहब। और हनीफ खान साहब जो है, हनीफ खान साहब मेरे, क्योंकि ग्राउंड में साल में 12 महीने ग्राउंड में रहते हैं, वो 12 महीने ग्राउंड में, आपको वो आदमी वाहिद आदमी है जो कि ग्राउंड में रहते हैं, ठीक है ना। उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई कि उनको फेडरेशन का हिस्सा बनाना चाहिए, इस वक्त बनाना चाहिए, उनको लेना चाहिए। हम तो खैर नीचे ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमें कहीं लगा देंगे, हम बच्चे तैयार करेंगे। मैं तो आज भी कहता हूँ मुझे ऊपर की नहीं चाहिए पोस्ट, ऊपर तो हार ही आ रहे ना, नीचे आप बच्चा तैयार नहीं करेंगे तो ऊपर कैसे जाएगा वो। तो इसका मतलब वो जो सेगमेंट था उसमें आप जो है वो लाइफ जैकेट जो है वो बोला है, लाइफ जैकेट इसकी समीउल्लाह साहब को काफी अरसे बाद आए, और फेयरनेस है, तीनों फेयर हैं। मगर ये था कि वो मेरे आइडियल थे, ठीक है ना, हमेशा से मैं उनको देख के सीखा बहुत कुछ। हनीफ खान के साथ खेला, हनीफ खान साहब के डिपार्टमेंट में खेला, ठीक है, उनकी सरपरस्ती मेरे पास थी। इस्लाह साहब ने मुझे 4 साल खिलाया, ठीक है ना,
वो भी मेरे बाप की जगह है, उस्तादों की जगह है, ये तीनों हैं। मगर लाइफ जैकेट तो मैं अगर बोलूँ तो मैं तीनों के लिए बना के तीनों को दे दूँ। नहीं, वो तो खैर सेगमेंट का हिस्सा है। अच्छा चलिए, अब हम आपसे जाते जाते एक और पूछेंगे कि आने वाला वर्ल्ड कप हॉकी का कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और पाकिस्तान हॉकी जो आज जिस पोजीशन में, आपको क्या नज़र आता है कि कुछ लगता है आपको कि करीब तरीन किसी उसमें पहुंचने के चांसेस हैं उसके? देखिए, पहले तो मैं बताऊं, अभी जो इनको प्रो लीग के अंदर जो इनके साथ सेटबैक हुआ है, सारे मैच हार बैठे, मैं तो ये बोलूँगा कि रैंकिंग के लिए जाएं, हार को ना देखें, ठीक है ना, क्योंकि हार तो होनी है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त उस पैरों पे नहीं खड़ी जिस पे होना चाहिए, जिस पे हम लोग थे। हमने 10 साल लगा के पाकिस्तान के मेडल लेके आए। ये लड़के जो हैं, इनको फिर मैं बोलूँगा, इनको टाइम चाहिए, कोचेस को टाइम चाहिए, टाइम दें। और ये जो मैनेजमेंट अब आई है ना, इसमें हसन सरदार भी हैं, इसमें नाम बहुत बड़ा नाम है, हसन सरदार भी हैं, इस्लाउद्दीन भी हैं, अयाज महमूद हैं, नासिर अली हैं, मरूर हसन साहब हैं, इसमें इतने बड़े नाम हैं। मैं तो कहता हूँ इस नाम में हनीफ खान को भी होना चाहिए कि वो 24 घंटे ग्राउंड में रहते हैं, उनको भी लेके आना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे फेडरेशन के जो मोइनुद्दीन साहब हैं हमारे सदर, और शकील शाह साहब हमारे सेक्रेटरी हैं, ये उनको लेके आएँ, उनको दावत दें कि फेडरेशन में आगे एडवाइज़र उनको लेके आएँ, आगे काम भी इनसे लें ताकि वो बच्चों को प्रोड्यूस करें, और उनकी नेकेड आई बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आज भी कहता हूँ ये कि वर्ल्ड कप में हमें खेलने जाना है, हार जीत होती है, टीम उस पाए की नहीं, हमें रैंकिंग को बहाल करना है। मुझे इतना पता है कि टीम उस पाए पे ही नहीं है, उस एरा की नहीं है। टीम अभी बनी है, टाइम लगेगा। 3 स्ट्रेंथें बन गई हैं, जूनियर, सीनियर, और साथ में एक हमारी जो अंडर 14 की टीम है वो भी बनी है। तो ये 3 टीमें स्ट्रेंथ बना ली है, बच्चे प्रोड्यूस करें, हंटिंग करें, पूरे पाकिस्तान में हंटिंग होगी। हमें भी आगे लगाएं, मुझे बोले हंटिंग के लिए वसीम आए, दावत दें, मैं आऊँगा बिल्कुल, और लड़कों को सिलेक्ट करेंगे बैठ के। ये नाम जो अंदर बैठे हैं ना, ये बहुत अरसे बाद ये नाम आए, इनको बहुत पहले यूज़ कर लेना चाहिए था। ये अभी बहुत लेट इनको बुलाया, देर आए दुरुस्त आए। और मुझे इतना उम्मीद है अली, आपके चैनल के तवक्कुल से बोलूँगा कि वो दिन करीब नहीं है कि पाकिस्तान उसी सतह पे आएगी, इंशाल्लाह विक्ट्री हमें मिलेंगी। और ये हमारा कौमी खेल है, हम इसको हमने उठाना है। और हुकूमत से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा ये बच्चों की नौकरियाँ, जॉब्स जो है इसको ओपन करें स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर। हॉकी को, ये हमारा हॉकी का पैशन है, हमारा कौमी खेल है। हमारा कौमी खेल कहाँ चले गया? जब तक आप जो है आपकी सरपरस्ती नहीं होगी, आपका एक हाथ नहीं होगा, जो पैसा देते हैं वो देखें वो पैसा राइट जगह पे जा रहा नहीं जा रहा। खैर अब तो खैर बहुत अच्छे लोग आ गए, उन्हें वो कहीं मिसयूज़ नहीं होगा। तो आप इस वक्त पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो लोग अब जो है वो लगाए गए हैं हॉकी फेडरेशन में, वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे, और पाकिस्तान कौम को हॉकी के हवाले से जो अब मायूसी हो चुकी है कि शायद ये अब हार ही हमारे नसीब में, उसमें शायद कोई तब्दीली है। देखिए, हार की बात ही जीत होती है। जब हारोगे तो जीतोगे ना। हार आपको सबक देती है कि आप हारें, ठीक है ना, सबों के दिल में। आज सब कहते हैं कि यार क्या, लेकिन बहुत ज्यादा हार भी वसीम भाई इंसान का ना दिल उचाड़ कर देती है किसी भी सबसे पहले अली आपको सिस्टम को बेहतर करना है। सिस्टम आपका बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है। आपको डोमेस्टिक सर्कल के अंदर बहुत सारे टूर्नामेंट, गोल्ड कप कराने हैं, जबकि लड़के को बिजी करेंगे। आप डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव होंगे, डिपार्टमेंट में जॉब्स मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जॉब नहीं मिलेगी। आपको पता है इंडिया में लीग होती है बहुत बड़ी, वहाँ पे हर प्लेयर को 50-50 लाख रुपए मिलते हैं, पता है आपको? फ्रेंचाइज उनकी इतनी स्ट्रांग हुई है, जब तो टॉप 6 में बैठे हुए इंडियन। और यहाँ क्या मिलता है? यहाँ पे बच्चों को पैसे नहीं मिलते हैं। उनके एक टूर्नामेंट के बाद जो है वो 4 टूर्नामेंट गुजरता है तो तीसरे टूर्नामेंट में पैसे मिलते हैं जाके बच्चों को। अब आप मुझे बता, अभी जब प्रो लीग पे गए क्या मिलते हैं, क्या ये तो बता सर। अभी तो इनको 21 लाख 20 लाख रुपए दिए हैं पर प्लेयर को दिए हैं, ठीक है ना। बहुत अरसे बाद जो ड्यूज थे फेडरेशन पे। अब मैंने कहा ना कि जो पैसा था वो खुदबुद हो गया था, उसका भी हिसाब किताब लें कि वो भाई कांग्रेस का इजलास बिठाएं, पूछें भाई वो पैसा गया कहाँ है, बुलाएं उनको जिन्होंने पैसा खुदबुद किया था। इतना पैसा लूट लिया गया कि बच्चों को नहीं मिला, बच्चे ज़मीन पे आ गए। यही चीज़ है कि हमारे वक्त में ये चीज़ नहीं थी। अब जो सीनियर लोग बैठे हैं मेरा ख्याल है वो जाती नहीं होगी। बच्चों को TAD अच्छा मिलेगा, बच्चों को टूर्स मिलेगा, और बाहर जितने टूर होंगे, यूरोपियन टूर होंगे, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, और बच्चा उस एक्सपीरियंस के साथ जो है वो खेलता हुआ जो है वो मेगा स्टार बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये। इंशाल्लाह। फिरोज़ भाई बहुत शुक्रिया
आज आप आए और आके आपने और हमारे ऑडियंस से बहुत ही मुफीद गुफ्तगू की। उम्मीद है हमारे जो देखने वाले हैं उनको आज हॉकी के हवाले से और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मौका लगा तो फिर एक और नशिज़ आपके साथ करेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वंस अगेन फिरोज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे गेस्ट वसीम फ़िरोज़ साहब। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।